उत्तराखंड में 123 कॉलेजों में 2 साल बाद संग्राम। दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान। शाम को ही आएंगे नतीजे। छात्र डाल रहे वोट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ का दून दौरा। हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। सीएम धामी और मंत्री रावत रहेंगे मौजूद। 1316 छात्रों को मिलेगी डिग्री। उत्तराखंड में आईएएस होंगे सम्मानित। 5 अधिकारियों को मिलेगा उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022। 25 दिसंबर को राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। देहरादून में पशुओं की दयनीय हालत पर तरस आया निगम को। अब पशु छोड़ने वाले मालिकों पर होगी कार्रवाई। एक्ट के माध्यम से किया जाएगा जुर्माना। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम। शीतलहर के चलते निगम ने अलाव जलाने के दिए निर्देश। 16 स्थानों पर की गई व्यवस्था। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2 साल बाद 123 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान जारी है। दोपहर 2 बजे होने वाले मतदान में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो वहीं आज शाम को छात्र चुनावों का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। देहरादून में डीएवी, डीवीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में मतदान जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आज 123 कॉलेजों में चुनाव हो रहा है। छात्र संघ का चुनाव हो रहा है 2 साल बाद। जाहिर है काफी गहमा गहमी होगी। क्या कुछ माहौल बड़ा हुआ है? कितना उत्साह है छात्र छात्राओं में? बताना चाह रहा हूं कि कोरोना के 2 साल बाद आज उत्तराखंड में फिर से विद्यार्थी परिषद का चुनाव कराया जा रहा है। विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डीएवी कॉलेज ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में से एक आती है। उसमें आज वहां पर चुनाव कराया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगातार 10 सालों से अध्यक्ष पद के रूप में एबीवीपी का दबदबा कायम है और महासचिव पद के लिए एनएसयूआई का दबदबा कायम है। मैं माफी चाहता हूं, महासचिव के लिए आर्यन का दबदबा यहाँ कायम है। उसी के तर्ज पर यदि आगे देखा जाए तो इस बार कांटे की टक्कर हो रही है, क्योंकि एनएसयूआई अभी तक उत्तराखंड में किसी भी विद्यार्थी चुनाव में कहीं पर भी काबिज नहीं अपने आप को दिखाता है। ये जरूर एनएसयूआई के लिए कांटे की टक्कर। और इस बार यदि बात की जाए तो अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है। वहीं महासचिव की यदि बात की जाए तो आर्यन और एनएसयूआई में कांटे की टक्कर है। क्योंकि यदि राजनीति की बात की जाए, यदि एनएसयूआई और कांग्रेस राजनीति की बात की जाए तो एनएसयूआई से जो भी छात्र अध्यक्ष पद पर रहे हैं या महासचिव पद पर रहे हैं 10 साल पहले, तो उनमें से वो जरूर कहीं ना कहीं मेन कांग्रेस स्ट्रीम में, या तो वो प्रदेश में की बात की जाए या तो महानगर की बात की जाए, वहां पर वो स्थापित रहे, उनको कोई ना कोई अच्छा पद मिला है। तो जरूर कहीं ना कहीं इस चुनाव का अध्यक्ष पद का ये चुनाव या महासचिव का चुनाव कहा जाए, इस चुनाव का बहुत बड़ा असर पड़ता है उत्तराखंड के राजनीति पर। तो इसीलिए यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर चुनाव जो हो रही है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव इसको कहा जाता है। छात्र संघ चुनाव अपने आप में यह बहुत बड़ा चुनाव कहा जाता है। इसी चुनाव को देखते हुए यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। जी भानु जी। जी यशराज, आज चुनाव हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि परिणाम भी आज ही आ जाएगा। ऐसे में व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं? सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और कितना कड़ा मुकाबला है? भानु जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं सुबह से ही चुनाव पर नजर रखे हुए हूँ। और यहाँ पर जब नजर देखा गया कि यहाँ पर जगह जगह पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग बना दिया गया है और पुलिस की भारी मात्रा में पुलिस बलों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर तैनात हो, यहाँ पर आरएएफ की टीम भी यहाँ पर लाया गया है। उनको लाने के बाद यहाँ पर, ताकि छात्र, कुछ दिन पहले भी यह देखा गया था कि डीएवी कॉलेज में छात्रों के बीच में गुटबाजी हुई, मारपीट हुई। इस मारपीट से बचाव के लिए, ताकि चुनाव में कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना उत्पन्न हो सके, इसी व्यवधान से बचाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है।
वहीं यहाँ पर जब कॉलेज के अंदर एंट्री की जाती है तो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है, जो मेरे पीछे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वहां पर मेटल डिटेक्टर से छात्रों की चेकिंग की जा रही है और उसके बाद छात्रों को अंदर डाला जा रहा है। वही यदि बात की जाए आज रिजल्ट के आने की, तो बिल्कुल आज 1 बजे तक चुनाव संपन्न कराने की घोषणा की गई। 1 बजे तक चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। वहीं दो 2 बजे के बाद यानी 2:30 या 3 बजे से कहा जाए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आज ही रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर कांटे की टक्कर जो हो रही है वह महासचिव और अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर हो रही है। तो देखना यह है कि 10 साल बाद क्या कांग्रेस अपनी वापसी कर पाती है या भाजपा अपने अध्यक्ष पद पर फिर से दोबारा काबिज हो जाती है, या आर्यन शर्मा, आर्यन जो ग्रुप है, आर्यन ग्रुप के छात्र महासचिव पद के लिए आ जाते हैं। यूं तो यहाँ पर 4 की टक्कर होती है। 4 यहाँ पे मुख्य बड़े बड़े 4 छात्र संघ है जिनकी टक्कर होती है। पहली एबीवीपी, एनएसयूआई, आर्यन और एसएफआई। तो इनकी टक्कर मुख्य रूप से होती है। तो अब यही देखना है कि किसके हाथ में ताज होता है। कांग्रेस भी काफी ज्यादा जोर लगाई हुई, भाजपा भी अध्यक्ष पद के लिए काफी ज्यादा जोर शोर लगाई हुई है। और शाम 3-3:30 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास कहा जाए तो यहाँ का रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। जी भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दून दौरा। आज स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वे शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड, 5 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, जबकि 1316 छात्र छात्राओं को की जाएगी डिग्री प्रदान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दून दौरा है। तो वहीं 5 आईएएस का सम्मान करेंगे राज्यपाल। उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से होंगे सम्मानित। जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना, राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा 25 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी को पुरस्कार दिया जा रहा है। नगर निगम तो बता दें कि उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 आईएएस का सम्मान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। एसएन पंत, 5 आईएएस का सम्मान किया जा रहा है उत्कृष्ट कार्यों के लिए, काफी गर्व की बात है। कौन कौन है ये आईएएस जिनको सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित 5 आईएएस अधिकारी को किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल के वर्तमान में है धीराज गर्ब्याल है, और इसके अलावा हरिद्वार विनय शंकर पांडे, पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित और हिमांशु खुराना चमोली जिले के जिलाधिकारी हैं। इनको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 25 दिसंबर को यानी कल पुरस्कृत करेंगे और पुरस्कार देकर के इनको उत्कृष्ट कार्यों के लिए नवाजा जाएगा। ये अपने आप में उत्तराखंड सरकार की एक अच्छी पहली मर्तबा शुरू हो रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी अपने विभागों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले या उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सरकार राज्यपाल के हाथों सम्मान देगी, पुरस्कृत करेगी, ताकि दूसरे अधिकारियों को भी इस बात के लिए आगे बढ़ने में हौसला अफजाई मिल सके कि उनके कामों का लेखा जोखा या उनकी कार्यप्रणाली को भी देखा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, और बेहतर कार्य करेंगे तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। जी, अब जिनको इस पुरस्कार स्वरूप क्या कुछ किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहती है सर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कल होगा और राज्यपाल इनको सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे,
नजीर पेश की जाएगी। ये जिलाधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों के जो जिलाधिकारी हैं, जो जिलों की कमान संभाल रहे हैं, जी वहां पर तमाम तरीके की मुश्किलातों के साथ साथ इस प्रकार से अच्छी सेवाएं देना, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करना, ये इस बात का द्योतक बन जाता है कि आपके 13 जिलों के जिलाधिकारी में से 5 जिलाधिकारियों का चयन किया जाता है और उनको इस पुरस्कृत की सूची में रखा जाता है, जो 5 आईएएस अधिकारी हैं। दूसरों के लिए नजीर बनता है, जो नए नवेले, जो लाल बिल्कुल। बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो आईएएस बनकर के जिलाधिकारी का दायित्व भी संभालेंगे, तो उनको भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और इस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसएन पंत तमाम जानकारी के लिए। देहरादून शहर में अब नगर निगम ने पशुओं की दयनीय हालत का ख्याल करते हुए पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। साथ ही अब जुर्माना भी लगाने का फैसला किया है। बता दें कि लोग सड़कों पर बाहर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। इससे कई बार वो बीमार होकर मर जाते हैं या दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है। बेजुबान पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके, तो वहीं देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि इसके लिए एक्ट बनाया गया है। एक्ट के माध्यम से डेयरी संचालक हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। हम गाय पालते हैं और जब तक वो दूध देती है तब तक तो हम उसे अपने घर में रखते हैं। जिस दिन दूध देना बंद कर देती है हम उसे सड़क पे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक अपराध है। और इसके लिए जो है अभी हमने एक एक्ट बनाया है और एक्ट के माध्यम से जो है जितने डेयरी संचालक हैं, जितने जो गाय रखते हैं, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो रही है। रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें एक चिप लगेगी और जब वो छोड़ेंगे तो उससे जो है नगर निगम को पता लग जाएगा कि ये फलाने आदमी की गाय है, ताकि उस पे जो है अगर छोड़ेगा तो उस पे जुर्माना के साथ जो है उसको दंडित करने का भी काम जो है नगर निगम करेगा। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर के चलते देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून के नगर निगम और नगर निकायों में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए नगर निगम देहरादून ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि वर्तमान समय में देहरादून में 16 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे ही बढ़ा दिया जाएगा। बीते वर्ष में 36 जगह अलाव जलाए गए थे। साथ ही शहर के 3 रैन बसेरों में भी जरूरतमंदों को रुकने के इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था नगर निगम ही करता है इसको और हर साल करता है, कोई नई चीज नहीं है। और हमारी भी व्यवस्था रहती है कि जैसे जैसे ठंड बढ़े वैसे वैसे अलाव की व्यवस्था की जाए। अलाव की व्यवस्था अभी हमारे 16 जगह पे जो है अलाव जल रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे हम बढ़ते हैं। पिछली बार हमने लगभग 36 जगहों पे अलाव जलाए थे। अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड आएगी तो वहाँ वहाँ भी हम अलाव जलवाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुमेरपुर से खाना बनाते समय गैस लीकेज, हादसे में 4 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुमेरपुर से। जाखा माता मंदिर के पास दमकल ने सिलेंडर आग पर काबू पा लिया है। खाना बनाते समय गैस लीकेज, हादसे में 4 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती। जाखा माता मंदिर के पास का मामला है। दमकल ने सिलेंडर आग पर काबू पाया।
खाना बनाते समय गैस लीकेज। हादसे में 4 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती। सुमेरपुर में खाना बनाते समय गैस लीकेज। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद सुमेरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सुमेरपुर में गैस सिलेंडर लीक की खबर सामने आ रही है, पूरा मामला कहां का है और अब तक क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, मैं भानु जी आपको बताना चाहूंगा, सुमेरपुर कस्बे के ज्यादा मात्रा मंदिर के पास में ये घटना हुई है। ये घटना सुबह की बताई जा रही है। खाना बनाते समय गैस फ्रीज होने के कारण 4 लोग झुलसे हैं। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर गैस रिसीव में जो चल रही थी आग उसको बुझाई। उसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन एवं नगर वासियों ने गंभीर घायलों को सरकारी अस्पताल सामुदायिक सेवा केंद्र सुमेरपुर लाया, जहां पर एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और 3 की हालत अभी थोड़ा सुधार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में नए साल को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो उधर चीन में कोरोना से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसको लेकर देश में भी असर देखने को मिला है, जिसके बाद केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। इधर उत्तराखंड में भी राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि पुलिस नए साल पर जश्न के साथ कानून व्यवस्था और कोविड को लेकर सतर्क है और सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट कर दिया गया है। एडीजी वी मुरुगेशन ने आगे कहा कि वहीं ड्रंक एंड ड्राइविंग पर भी पुलिस चेकिंग करेगी। इसके साथ पुलिस टीमें मॉक ड्रिल भी कर रही हैं। इंस्ट्रक्शन तो है, उससे अतिरिक्त हमें आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आपने शाम को 31 दिसंबर और 25 में जो आपने सेलिब्रेट किया अच्छे तरह से आप सेलिब्रेट करो, बट दूसरे को प्रॉब्लम ना करें और पी पा के गाड़ियां ना चलाएं। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइविंग विल बी स्ट्रिक्टली चालान होने का हमारा ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रहेगा। वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में मसूरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी पर्यटकों से अपील की है कि नया साल और क्रिसमस का त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन ख्याल ये भी रखें कि दूसरों को असुविधा न हो। मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग आपको पता है शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीज़ों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंस लैब स्थापित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन मांगी गई हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा है कि एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों को लेकर अफवाह न फैलाएं।
भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को। उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल से हमने सैंपल्स भी वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सर्वेलेंस बढ़ाने हेतु इंस्ट्रक्शन। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन FB7 की बात सामने आने पर कोरोना की रोकथाम संबंधी गाइडलाइंस पर मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी विभागों को जरूरी सतर्कता अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। होटल बुकिंग है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी होंगे कोरोना को लेकर या? अभी देखिए, जो ज़रूरी कदम है सभी को सुरक्षा और सतर्कता दोनों अपनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं वो करी हुई है। और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं और बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण कानून को सख्त करने संबंधी विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब ये अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण पर 10 साल की सजा के साथ 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी, जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया है। वो उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी जरूरत थी और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज महामहिम जी ने भी उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब एक कड़े कानून के रूप में उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में CHO, ANM और नर्सिंग समेत कई पदों पर नियुक्तियां की गईं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बता दें कि प्रदेश सरकार अगले वर्ष मार्च तक स्वास्थ्य विभाग में 10,000 और नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है। इस दौरान CM धामी ने बताया कि 1 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में ये सभी नियुक्तियां करवाई गई हैं। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो ये संकल्प लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी इस अभियान को प्रारंभ किया है और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में CHO 604 के आज जो प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां
रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग में भी अभी 7,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है और जो 20,000 के लगभग पद हमारे खाली हैं, उन सभी को भी जल्दी ही उनके अध्याचन निकाले जाएंगे, उनकी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी मेरे साथी गणों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।